नमस्कार, संजीवनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार पुनः उपस्थित हो गए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये जो वीडियो है ये चंद्रवंश से संबंधित है और चंद्रवंश उत्तराखंड के इतिहास का 5वां अध्याय है। और ये चंद्रवंश का जो अभी तक हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं और ये वीडियो चौथा है क्रम से। तो पहले चौथे अगर हम इसको पढ़ने से पहले हम शुरू के जो 3 वीडियोज़ हैं या 3 भाग जो हैं उसके बारे में एक संक्षेप में इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि कत्यूरियों के अशांति काल में, क्योंकि कत्यूरी छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए थे और उनके अशांति काल में नवीन शक्तियों को पनपने का मौका मिला और ये लाभ जो है कुमाऊं में चंदों ने और गढ़वाल में पवारों ने उठाया। हमने ये भी देखा कि सोमचंद ने चंपावत में एक नवीन चंद राज्य की स्थापना की और उसके पश्चात उसके परवर्ती शासक यानी बाद के शासकों ने इस राज्य को मजबूत करने में महती भूमिका का निर्वाह किया। तो पिछले 3 भागों में हमने सोमचंद से लेकर विक्रमचंद के काल को पढ़ लिया था और विक्रमचंद का जो काल था वो अंतिम जो समय था वो 1437 का था। तो हमने कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बात की थी, जैसे हमने सोमचंद के बारे में बात की थी और हमने ये देखा था कि सोमचंद ने अपनी योग्यता से कैसे एक नवीन और महान राज्य की नींव रखी। इसी क्रम में हमने जो एक महत्वपूर्ण राजा पढ़ा था उसका नाम था गरुड़ ज्ञानचंद। और गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वो अपने महत्वपूर्ण तराई भाबर के इलाके को प्राप्त करने के लिए तुगलक राजा से भी जाकर भेंट कर आया था और तुगलक राजा ने उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर तराई भाबर का इलाका उसके नाम कर दिया था। और लेकिन हुआ ये कि जो वहाँ पर मुस्लिम कुछ स्थानीय राजा थे तो उन्होंने तराई भाबर में जब अधिकार कर लिया था तो गरुड़ ज्ञानचंद ने अपने योग्य सेनापति नीलू कठायत को वहाँ भेजा था। नीलू कठायत ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए तराई भाबर पर पुनः अधिकार कर लिया था, लेकिन वो जस्सा सिंह कमलेखी नामक एक धूर्त और ईर्ष्यालु दरबारी के षड्यंत्र का शिकार हो गया। उसको अपने बच्चों की जो उसके बच्चों की आंखें निकाल दी गई और इसके अलावा जो है उसको जो है अपमानित भी किया गया। और नीलू कठायत ने बदला लेते हुए जस्सा सिंह कमलेखी की हत्या कर दी थी और राजा को उसने क्षमा कर दिया था। राजा ने इसे उदंडता माना और कुछ समय पश्चात राजा ने एक जघन्य अपराध करते हुए नीलू कठायत जो कि उसका योग्य सेनापति था उसकी हत्या कर दी। तो बाद के राजाओं में हमने एक महत्वपूर्ण विशेषता ये देखी गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात कि ऐसा माना गया उस टाइम पर कि जो राजा था गरुड़ ज्ञानचंद उसने पाप किया है और वो पाप जो है उसके उत्तराधिकारियों में भी स्थानांतरित होगा। तो बाद के उत्तराधिकारियों की विशेषता ये रही कि उन्होंने दान पुण्य के तमाम काम किए और ऐसे काम करने वालों की सूची बहुत लंबी है। तो जो हमने पिछले वीडियो में जो अंतिम राजा पढ़ा था उसका नाम था विक्रमचंद और विक्रमचंद के बारे में ये कहा था कि इसने भी अपने पूर्वजों के कर्मों से जो पाप उत्पन्न हुआ था उसे धोने के लिए इसने आरंभिक काल में ढेर सारे धार्मिक कार्य किए, दान पुण्य किए, लेकिन एक बुरी बात ये रही कि इसने जो है ये विलासी जीवन में डूब गया और जब विलासी जीवन में डूब गया तो उससे होने वाली जो राजनीतिक व्यवस्था है उससे महत्वाकांक्षी युवा जो है अपने राजा बनने के सपने देखने लगे और उसमें जो सबसे आगे था वो इसका भतीजा था जिसका नाम था भारती चंद। और भारती चंद ने विद्रोह किया और इस विद्रोह में वो सफल भी रहा और इस प्रकार जो विक्रमचंद है उसे गद्दी से हाथ धोना पड़ा और भारती चंद अगला नया राजा जो है गद्दी पर हुआ। तो आज हम अपना जो ये भाग है चौथा उसे हम भारती चंद से आरंभ करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं भारती चंद से। तो अब आरंभ करते हैं भारती चंद से। तो देखिए पहले हम भारती चंद के बारे में इसकी समय अवधि लिख लेते हैं। भारती चंद, तो ये जो भारती चंद है भारती चंद, तो इसका जो काल है ना, इसका जो काल है तो ये है 1437 से लेके 1450 ईस्वी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके शासन की अवधि। तो अब बात करते हैं आगे। तो भारती चंद के बारे में बात करते हैं। तो हमने ये देखा था कि पिछला जो राजा था उसका नाम था विक्रमचंद और विक्रमचंद विलासी राजा था और उसके कारण जो है अत्याचारी भी हो गया था वो। तो विलासी जीवन के कारण जो है अधिकारी वर्ग भी अत्याचारी हो गया और उसने जनता का शोषण करना आरंभ कर दिया। तो ऐसी घटना ये हुई कि जब जनता त्राही त्राही करने लग गई
तो भारती चंद ने ना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सौन खड़ायत। सौन खड़ायत। तो ये जो सौन खड़ायत है ना, तो ये स्थानीय एक खस अधिकारी था। और भारती चंद ने क्या किया, ये विक्रमचंद ने क्या किया कि इसके बच्चे को जो है उसकी जान ले ली, यानी उसको मृत्युदंड दे दिया। और मृत्युदंड इस प्रकार से दिया, बड़ा निर्ममता पूर्वक दिया कि उसको एक दीवार में जीवित चिनवा दिया। और जो बीडी पांडे हैं इस संबंध में वो एक अभिलेख का भी उल्लेख करते हैं। तो उस अभिलेख में कुछ पंक्तियां लिखी हैं जो इस प्रकार से हैं। तो समय बचाने के लिए हमने पहले से लिखी हुई हैं पंक्तियां, आप उसको देख लीजिए। सौण करायत को चेलो, थर्प की भीड़ी हाली मारो, सौण करायत ले सब विष्णु को मैया, मिलाया राजा थाप मारी खेदी गयो। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो इन पंक्तियों का अर्थ होता है, आप देख सकते हैं इसको। तो इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि जो सौन खड़ायत है तो उसके बेटे को थर्प की भीड़ी यानी कि जो महल था उसकी दीवार पे चिनवा के मार डाला गया। तो सौन खड़ायत जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, और जब गुस्से में आ गया तो वो जो काली कुआं यानी चंपावत इलाका था, तो वहाँ पे उसने सारे खशिया लोगों को या जो प्रमुख लोग थे उनको इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके उसने विद्रोह कर दिया। और जब विद्रोह कर दिया तो इस विद्रोह में जो विक्रमचंद है यानी राजा जो है उसके भतीजे भारती चंद ने साथ दिया, और दोनों के बीच में एक संधि हो गई। और इस संधि के अंतर्गत सौन खड़ायत ने जो है भारती चंद को अगला राजा स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से अब दोनों जब लोग एक हो गए तो इन्होंने चंपावत पर आक्रमण कर दिया। तो इसका परिणाम ये हो गया कि शाही सेना पराजित हो गई और विक्रमचंद को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। और इस प्रकार से जो नवीन राजा बना उसका नाम था भारती चंद। तो जो भारती चंद है तो इसने क्या किया, इस भारती चंद ने, तो जब भारती चंद शासक बन गया तो इसने सौन खड़ायत को ना मलास गांव रौत या उपहार के रूप में दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं हम। तो मलास गांव जो है उसको रौत में या उपहार के रूप में दिया, और इस प्रकार से भारती चंद जो है अगला शासक बन गया। अब अगर हम भारती चंद के बारे में बात करें तो इसका जीवन या इसका कार्यकाल कई उपलब्धियों भरा है और राजनीतिक उथल पुथल का काल भी है। तो इसलिए ये चंदों के इतिहास में एक रोचक पात्र है जिसे ठीक से समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा रुचिकर और आवश्यक भी है। तो देखते हैं कि भारती चंद के कार्यकाल में क्या हुआ है। तो देखिए हुआ ये है, तो ये जो भारती चंद है, तो अगर हम इसके बारे में ध्यान से देखें तो ये रहा हमारा उत्तराखंड, तो हमने ये सीखा था कि जो चंदों का राज्य शुरू हुआ था वो चंपावत से शुरू हुआ था। ये हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया है। और हमने ये भी देखा था कि इसके पूर्व में जो पश्चिमी नेपाल है इसे डोटी राज्य कहा गया था। और जब डोटी राज्य कहा गया था तो हमने ये कहा था कि चंद जो थे डोटी राज्य के अधीनस्थ सामंत की तरह थे, यानी अधीनस्थ राजा थे। और इन डोटी के जो राजा थे इनको रैका या राई कहा जाता था, रैका या राई कहा जाता था, ऐसा हमने सीखा। तो जो रैका या राई है तो इन लोग का प्रभाव चंपावत क्षेत्र में था, इसीलिए भारती चंद से पहले तक के शासक डोटी के रैका राजाओं को हर साल टैक्स पे करते थे। ऐसा हमने पहले सीखा है, आप लोग को याद होगा। तो अब जब भारती चंद गद्दी पर बैठा तो ये एक महत्वाकांक्षी शासक था और इसने ये निर्णय लिया कि वह एक स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करेगा और डोटियों को टैक्स पे नहीं करेगा। तो अब हुआ ये कि इसने जो है डोटियों से युद्ध करने की ठान ली, क्योंकि युद्ध होना ही था, क्योंकि इसने टैक्स देना बंद कर दिया। और अब दोनों राज्यों के बीच में तनाव व्याप्त हो गया और अब इस तनाव का परिणाम जो था वो युद्ध ही होना था। तो भारती चंद ने क्या किया ना, तो भारती चंद ने एक जगह है जिसका नाम है, बाली चौकड़। तो इस जगह में इसने अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया,
और उसके बाद इसने क्या किया कि ये जो डोटी राज्य है इसके क्षेत्रों पर आक्रमण करना यानी धावे मारना शुरू कर दिया और इस प्रकार से ये डोटियों को परेशान करने लगा। और हुआ ये कि इनके बीच में लगातार युद्ध जारी रहा और कमाल की बात है कि ये युद्ध जो है पूरे 12 वर्षों तक चला। अब बात करते आगे, तो ये जो 12 वर्षीय युद्ध है, 12 वर्षीय युद्ध है, तो ये डोटी और बनाम चंपावत के बीच में चला। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मान लीजिए ये भी हो गया कि 12 वर्षीय युद्ध के किस किस के बीच में हुआ था। तो ना थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। अगर आप इसको देखें तो अगर हम देखें तो डोटी का राजा तो भारतीय जन में पता है, और ये जो चंपावत ये डोटी का जो राजा है उसका नाम है यक्षमल। यक्षमल, ठीक है। तो जो यक्षमल है ये डोटी का राजा है और चंदों का राजा तो हमें पता ही है और उसका नाम है भारती चंद, ठीक है ना। तो जो यक्षमल है, अच्छा एक बात और, इसे ना जयमल भी कहा गया है। तो अब जब युद्ध हुआ, 12 वर्षों तक युद्ध हुआ, तो अभी तक चंदों की सेना इतने लंबे समय तक अपने किले से बाहर नहीं रही थी, किले से बाहर नहीं थी। और अब 12 साल तक जब सेना बाहर रही तो इन चंद सैनिकों ने क्या किया, जो स्थानीय गांव थे जहां भी इनके पड़ाव थे, तो वहां की स्थानीय महिलाओं से इन्होंने संबंध बना लिए, और जब संबंध बना लिए तो संतानें भी पैदा होंगी। तो इस कारण से जो है ढेर सारी अवैध संतानें पैदा हो गई, अवैध संतानें पैदा हो गई, संतानें पैदा हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी जो महिलाएं थी, जो संतानें थी, तो इन्हें कहा गया कम असल। कम असल इंपॉर्टेंट है। और ऐसी जो महिलाएं थी तो उन्हें कहा गया खटकाली या कटकाली, ठीक है ना। और एक बात और, ये जो कम असल है तो इनको नायक भी कहा गया, नायक भी कहा गया। और इस प्रकार से कुमाऊं में नायक जाति का उद्भव हुआ, जो कि कुमाऊं के समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। तो जो नायक जाति है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए ये अवैध संतानें थी तो समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं हुई, और एटकिंसन लिखते हैं कि चंद सैनिकों के इस बिहेवियर के कारण, यानी इस नीच काम के कारण उन्हें राजपूतों से कम माने जाने लगा, ऐसा एटकिंसन का स्टेटमेंट है। और अगर इस नायक जाति के बारे में हम बात करें तो नायक जो है समाज के द्वारा स्वीकृत नहीं थे, क्योंकि सामाजिक बंधनों से अलग जाके ये जो है जाति की उत्पत्ति हुई थी। तो इनके पास अधिकार कुछ नहीं थे, और अधिकार कुछ नहीं थे तो यानी आजीविका के साधन भी नहीं थे, और आजीविका के साधन नहीं थे तो अस्तित्व का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। तो परिणाम ये हो गया कि अब इन नायकों ने अपनी बेटियों को, जो है बहन बेटियों को देह व्यापार में लगा दिया। तो देह व्यापार में लगा दिया तो ये इनकी आजीविका का साधन बन गया, और इस प्रकार से पुरुष तो घर में बैठे रहते थे, लेकिन जो लड़कियां हैं वो बाहर जाके इस प्रकार का अवैध काम करने लगी। तो उससे जो कुमाऊं का जो समाज है वो धीरे धीरे दूषित होने लगा। और जब 20वीं शताब्दी में जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पर था तो नायक जाति के सुधार के लिए हमारे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने इस ओर गंभीर प्रयास किए, जिस कारण ये जो समाज है इसका पुनरुत्थान हुआ और ये मुख्य धारा में शामिल होने में सफल हुआ। तो इस प्रकार से जो है इसने जो नायक ये जो डोटी राज्य के साथ युद्ध किया। तो अब लौटते युद्ध की ओर, तो युद्ध का परिणाम ये रहा कि इस युद्ध में डोटी राज्य की पराजय हुई और भारती चंद विजय हो गया। और इस प्रकार भारती चंद ने अपने राज्य को, यानी चंद राज्य को डोटी के से स्वतंत्र कर लिया। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये चंदों का पहला स्वतंत्र शासक था। तो इसको लिख लेते हैं कि
जो भारती चंद है, भारती चंद, चंद वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। तो ये विशेषता थी भारती चंद के बारे में। तो इस प्रकार दीर्घ काल तक अपने राज्य को मजबूत बनाने के बाद चंद डोटियों से स्वतंत्र हो गए। तो डोटी को पराजित कर एक महान उपलब्धि भारती चंद ने अर्जित कर ली और अब वो इस वजह से बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया और उत्साहित होने की बात भी थी। तो भारती चंद ने अपने साम्राज्य को और मजबूत करने का प्रयास किया। तो उसने ये अगर उत्तराखंड है तो इसने ना डोटी को पराजित करने के बाद इस भारती चंद ने सोर, सीरा और थल के शासकों को भी पराजित किया और इस प्रकार उसके नाम एक और उपलब्धि जो है अर्जित हो गई या उसके नाम हो गई। तो देखिए जो सोर है ना, सोर तो आपको याद होगा पिछले वीडियोस में भी हमने सीखा था सोर के बारे में। तो सोर में बम शासकों का शासन था और यहाँ पर इस समय पर विजय बम नाम का राजा था। तो भारती चंद ने सोर के शासक विजय बम को पराजित कर दिया और पिथौरागढ़ का जो कटकू नौला है, कटकू नौला, तो ये इसकी सोर विजय का प्रमाण है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं आगे। तो ये जो सीरा है, तो सीरा के राजा को भी इसने पराजित किया और जब सीरा के राजा को पराजित किया तो यहाँ पर ना कुछ समय के लिए यहाँ पे जो सीरा के राजा थे तो यहाँ पे उनका शासन समाप्त हो गया और इस इलाके को इस भारती चंद ने अपने साम्राज्य में लाने का प्रयास किया। इसके लिए इसने एक एक करके अपने 3 अधिकारियों को यहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया। तो इन अधिकारियों के नाम थे क्रमशः डुंगरा बसेड़ा, मदन सिंह और राय सिंह बसेड़ा। इस प्रकार से एक एक करके इन अधिकारियों को इसने सीरा का जो है राज्यपाल नियुक्त किया। और लेकिन हुआ है कि ये जो सीरा के जो लोग थे, सीरा के जो रैका थे, तो उन लोगों ने पुनः कुछ समय पश्चात अपने इस इलाके पे अधिकार कर लिया और इस प्रकार से उसकी जो जीत है वो स्थायी सिद्ध नहीं हुई। तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी भारती चंद के नाम हो गई। इसके अलावा एक बात और है भारती चंद के बारे में। श्री अजय रावत एक भारती चंद के बारे में जानकारी देते हैं और वो कहते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं क्षेत्र में जो भारती चंद है, भारती चंद और कुमाऊं की एक वीरांगना जिसका नाम है भाग्य धौनियान, इनके बीच में युद्ध हुआ था और इनके युद्ध के पवाड़े एवं भड़ाके कुमाऊं क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पवाड़े भड़ाके का मतलब समझ लीजिए वीर गाथाएं। तो ये भी हमें जानकारी मिलती है। अच्छा, इसके अलावा और अगर हम बात करें तो देखिए ये जो भारती चंद है तो इसने जो भी अभियान किए तो उन अभियानों में इसके बेटे रत्नचंद ने ना, इसका बेटा है जिसका नाम है रत्नचंद। तो ये जो रत्नचंद है इसने बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान की
और ये कटिहार के राजा के पास भी गया और वहाँ से सैन्य सहायता लेकर आया। और इस प्रकार से डोटियों को हराने में रत्नचंद ने अपने पिता की बहुत ज़्यादा सहायता की। तो पिता बड़ा खुश हुआ और खुश होने के बाद भारती चंद ने इसे चौगरखा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। नियुक्त कर दिया। तो देखिए बारामंडल, चौगरखा आदि आदि कुछ नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में मतलब उतने प्रचलित नहीं हैं, लेकिन जब हम जनपद को पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे मध्यकालीन नाम हमें सीखने के लिए मिल जाएंगे। तो रत्नचंद की सेवा से भारतचंद इतना प्रसन्न हुआ कि इसने 1450 में अपने पुत्र को यानी रत्नचंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और गद्दी उसके लिए छोड़ दी। और इस प्रकार से भारती चंद का शासनकाल समाप्त हुआ। तो अब हम बात करते हैं अगले शासक रत्नचंद के संबंध में। तो जो रत्नचंद है, अगर हम देखें तो पहले रत्नचंद, तो जो रत्नचंद है इसका काल है 1450 से लेके 1488 एडी तक। ठीक है, तो 1450 से लेके 1488 एडी तक। तो अगर हम रत्नचंद के बारे में बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो देखिए हुआ ये था, थोड़ा पीछे चलते हैं। तो अभी अभी हमने ये सीखा कि इसके पिता भारती चंद ने डोटी राज्य से युद्ध किया था और अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। और जब डोटी राज्य को स्वतंत्र कर लिया था तो उसके पश्चात जो है चंद पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य हो गया था, चंदों का राज्य स्वतंत्र हो गया था। लेकिन जब यहाँ पे भारती चंद मर गया तो डोटी राज्य को लगा कि अब हमें जो है अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था फैली हुई थी। और न यहाँ पे क्या हुआ कि एक डोटी में एक अधिकारी था और इसका नाम था नागमल। तो इस अधिकारी ने ना विद्रोह कर दिया था, और जब विद्रोह कर दिया था तो ये खुद शासक बनने का प्रयास करने लगा। तो डोटी का राजा चिंतित हो गया और उसने इस रत्नचंद से जो है सहायता मांगी। तो रत्नचंद जो है अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया, उसने नागमल को पराजित किया और पराजित करने के पश्चात डोटी के राजा को पुनः उसकी गद्दी पर बैठा दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब जो डोटी राज्य है वो चंदों का अधीनस्थ राज्य बन गया। तो देखिए समय का चक्र, कुछ समय पहले तक चंद लंबे समय के लिए डोटियों के अधीन रहे, लेकिन आज स्थिति ये आ गई कि डोटी जो है चंदों का अधीनस्थ राज्य बन गया। और इस प्रकार से रत्नचंद के नाम भी एक बहुत बड़ी और महान उपलब्धि आ गई। अब अपने पिता की ही भांति इसने भी जो है विजय अभियानों को दोहराया। तो ये जो रत्नचंद है ना, तो पहले तो हम एक बात को रख लेते हैं कि ये जो रत्नचंद है तो नागमल का विद्रोह इसे लिख लेते हैं, नागमल का विद्रोह। इसका परिणाम क्या हुआ, डोटी चंदों का अधीनस्थ राज्य बन गया, अधीनस्थ राज्य बन गया। ठीक है ना, तो डोटी जो है चंदों का अधीनस्थ राज्य बन गया। तो ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई। और अब इसका परिणाम ये हो गया कि अब ये अपने विजय अभियानों को दोहरा रहा है। तो चित्र हमारा बना हुआ है, तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए इसने क्या किया ना, ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप याद कीजिए कि भारती चंद ने उत्तर दिशा की ओर आक्रमण किए थे। तो जब उत्तर दिशा की ओर आक्रमण किए थे तो इस रत्नचंद ने भी इन आक्रमणों को दोहराने का प्रयास किया। तो जब इन आक्रमणों को दोहराने का प्रयास किया तो इसने सबसे पहले क्या किया कि इसने सोर पर आक्रमण किया, है ना। और सोर पर आक्रमण करने के बाद ये इसने सोर के शासक को पुनः पराजित कर दिया। ठीक है, सोर में पुनः पराजित कर दिया। आपको याद होगा अभी हमने बात की है, सोर में थे बम राजा और सीरा में थे
मल्ल राजा, सॉरी मैंने अभी थोड़ी देर पहले शायद रैका बोल दिया था, तो मल्ल राजा। तो इसने सोर राज्य पर आक्रमण किया और सोर के शासक को इसने पुनः पराजित कर दिया। तो जब सोर को पराजित कर दिया, अच्छा हाँ एक बात और, जैसे सोर है, सीरा है या कुछ और जो इलाके हमारे हैं जहाँ छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए, जैसे डोटी है, तो ना हम इनको अलग से एक चैप्टर के रूप में इन वंशों को भी अध्ययन करेंगे। जैसे अस्कोट के पाल, तो पालों की पूरी वंशावलियां अब तक जितने राजा हुए थे इन सबको हम अलग से अध्ययन करेंगे। जितना भी साहित्य हमारे पास उपलब्ध है उसको हम जुटाने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जो है इसने सोर पर आक्रमण किया और फिर से इसने बम राजा को पराजित कर दिया। अच्छा, तो ये जो रत्नचंद है, तो जब ये उपलब्धि भी इसके हासिल हो गई, तो यहाँ पे अब एक खास बात और समझते हैं। तो ये वापस आया अपने राजधानी में और फिर इसने स्थानीय मुखियाओं से बातचीत की और स्थानीय लोगों से, बड़े बड़े किसानों से बातचीत की और बातचीत करने के बाद इसने पहली बार चंद राज्य में भूमि का बंदोबस्त किया, भूमि की पैमाइश के आधार पे, यानी कि इसने चंद राज्य का बंदोबस्त किया, प्रथम भूमि बंदोबस्त किया, प्रथम भूमि बंदोबस्त किया, भूमि बंदोबस्त किया। तो इसका मतलब ये था कि ये टैक्स के महत्व को समझता है और इसलिए इसने लोगों से जो है बातचीत करके एक आपस में समझदारी के आधार पे लोगों से टैक्स भरने के लिए आग्रह किया और लोग इस बात में सहमत हुए और इस प्रकार से पहला लैंड सेटलमेंट करने वाला जो शासक था वो रत्नचंद ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा एक खास बात और है, इसने सोर पे आक्रमण किया था, ये हमने सुना था। तो जब सोर पे आक्रमण किया था ना, तो इसके समय एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है और उस कहानी के बारे में भी हमने बात कर लेनी चाहिए। तो सोर में ना एक अधिकारी था और उस अधिकारी का नाम था जैदा किराल। जैदा किराल। तो अगर हम इस जैदा किराल के बारे में बात करें तो देखिए, ये सोर क्षेत्र में ना, सोर इलाके में ये एक राजस्व अधिकारी था और सोर के राजा ने इसे जमीन की माप के लिए नियुक्त किया था, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि एक अनुमान के आधार पर टैक्स लगा दिया जाता था और इसका परिणाम ये होता था कि लोग अपनी ज़मीन को कम बताते थे और ज़्यादा ज़मीन होने पर भी और कम टैक्स पे करते थे। तो जैदा किराल को ज़मीन की ठीक ठीक मेजरमेंट के लिए, पैमाइश यानी नापने के लिए नियुक्त किया गया था और इसका परिणाम ये हो गया कि लोगों की जो लुकाई ढुकाई यानी छुपाई हुई जो ज़मीन थी वो भी अब रिकॉर्डेड होने लगी। तो बहिया बनी, बहिया मतलब डॉक्यूमेंट्स बने और खाते बने और उसमें सारे ज़मीन के डेटा आ गए। तो इससे लोग बड़े नाराज हुए क्योंकि अब तक उनका मनमानी चल रही थी और अब इन मनमानी में राजा अंकुश लगा रहा था और ये जो जैदा किराल है वो लोगों के आंखों की किरकिरी बन गया। तो एक बार लोगों ने जैदा किराल को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक अजीब सी युक्ति निकाली। तो एक बार जब जैदा किराल जो है दूर गांव में गया हुआ था लैंड मेजरमेंट के लिए, तो कुछ लोग जैदा किराल के घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उन्होंने जैदा किराल की पत्नी से कहा कि आपका पति जो है वो कुछ कारणों से अचानक से मर गया है और अब आपको जो है सती हो जाना चाहिए। तो उन्होंने कटार पत्नी को थमा दी उसकी और पत्नी सती होने के लिए सहमत हो गई। लेकिन लोगों ने ये भी कहा जैदा किराल की पत्नी से कि आपको वो सारे बही खाते जो हैं वो भी अपने चिता में जला देने चाहिए अपने साथ, क्योंकि जब ये बही खाते आपके पति ऊपर देखेंगे तो उनको बड़ा ही गर्व होगा क्योंकि उन्होंने इस काम में बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है। पत्नी मान गई और पत्नी जब मान गई तो सारे के सारे जो बही खाते हैं वो पत्नी के साथ साथ जल गए। तो एक कहावत प्रचलित हो गई इस संबंध में, एटकिंसन लिखते हैं। तो कहावत कुछ इस प्रकार से थी, कहावत कुछ इस प्रकार से है, मरी गयो जैदा किराल, जलाई हाली बे, हाली बे, जसी सोरियाल
कुनी, तसी तसी, तसी तसी भय। तो इसका क्या मतलब होता है सुन लीजिए। मर गया जैदा किराल और उसकी बहिया यानी बही खाते जला दिए गए। ठीक जैसा जैसा शोर के लोगों ने कहा वैसा वैसा ही हुआ। तो ये एक रोचक और एक मार्मिक और दर्दनाक जो प्रसंग इस संबंध में है। तो इस प्रकार से जो है रत्नचंद के संबंध में जैदा किराल का किस्सा भी प्रसिद्ध है। और 1488 ईस्वी में जो रत्नचंद स्वर्ग को सिद्धार्थ गया और इस प्रकार से उसका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारी वीडियो की लेंथ लगभग आधे घंटे की हो चुकी है। तो मैंने सोचा था कि हम काफ़ी राजाओं को पढ़ लेंगे और हेडिंग भी हमने इसीलिए डाला था कि भारती चंद से लेके बालो कल्याण चंद तक, लेकिन पता ही नहीं चला कि हमने 2 ही राजाओं में इतना समय ले लिया। तो मेरा मानना ये है कि हमें वीडियो को यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि हमें क्वालिटेटिव पढ़ना है यानी गुणात्मक पढ़ना है, ना कि क्वांटिटेटिव मात्रात्मक, क्योंकि गुणात्मकता का ही महत्व है, मात्रात्मकता का नहीं है। इसलिए आज अपने वीडियो को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाते जाते पुनः मैं आपके समक्ष एक प्रश्न छोड़ के जाता हूँ। आपसे अपेक्षा है कि आप इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। तो अगर हम बात करें तो आपको ये बताना है कि चंद काल में गूठ का मतलब क्या होता था। लेकिन मैं आपको बता दूं, गूठ का मतलब आप ऐसी जमीन मत कहिएगा जो दान के लिए दी जाती थी, वो मतलब तो है। इसके अलावा इस शब्द का क्या मतलब होता है ये आपने बताना है। तो अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजीवनी आईएएस आपके साथ हमेशा रहेगा। और एक बार लास्ट में जाते जाते फिर आपसे मैं दोहरा दूं कि हालांकि मैंने शुरू के वीडियो में भी कहा था कि विद्यार्थी बहुत परेशान हैं कि उनके पास अच्छा कंटेंट नहीं है और पुस्तकें अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब ये अभाव ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना वो ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार पे ही कर रहे हैं। और ये पुस्तक जो है 2 भागों में है। एक पुस्तक सामान्यतः मोटी है, दूसरी बहुत मोटी है, और इसमें उत्तराखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और सोसाइटी, कल्चर, डिस्ट्रिक्ट बहुत 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 ज़्यादा है और परीक्षाओं की दृष्टि से इसको लिखा गया है। तो जो विद्यार्थी समस्या महसूस कर रहे हैं तो वो इस किताब को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और अमेज़ॉन में अवेलेबल है और रिटेलर के पास भी अवेलेबल हो जाएगी। तो अमेज़ॉन में ज्ञान गंगा उत्तराखंड करके टाइप कीजिएगा तो ये आपको सरलता से मिल जाएगी। तो पुनः धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।